आप सभी को मेरा नमस्कार। दोबारा मैं आपसे बात करने के लिए उपस्थित हुई हूँ यहाँ पर। जैसा आप सब जानते हैं कि नैक एक यूजीसी की ऑटोनॉमस बॉडी है और जिसका मेन उद्देश्य जो है वो क्वालिटी का असेसमेंट करना, और उस असेसमेंट और एक्रेडिटेशन की प्रक्रिया में नैक हर 5 साल में संस्थाओं का, इंस्टीट्यूशंस का मूल्यांकन करते हैं और उसके लिए, उस मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए नैक के कुछ मानक क्या पैरामीटर्स हैं। तो उस पैरामीटर और जो पूरी मेथोडोलॉजी है इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी। एक्सक्यूज मी, आप सभी लोग अपने फोन की स्क्रीन को न छुएं, वो लाइंस आ रही हैं प्रेजेंटेशन में। यस मैम, यू कैन कंटिन्यू। तो जैसा आप सब जानते हैं कि नैक एक एक्सटर्नल एजेंसी है जो कि मूल्यांकन और प्रत्यायन प्रक्रिया को संचालित करती है, और इस प्रक्रिया के अंदर इसकी स्थापना 1994 में यूजीसी की ऑटोनॉमस बॉडी के रूप में की गई थी। और भारतवर्ष में सिर्फ नैक ही एक ऐसी संस्था है जो मूल्यांकन और प्रत्यायन करती है, जिसमें कि पूरा का पूरा हायर एजुकेशन सम्मिलित होता है, चाहे वो इंजीनियरिंग कोर्सेज हो, चाहे वो जनरल कोर्सेज हो, चाहे वो लिबरल आर्ट्स हो। सारे प्रोग्राम, सारे इंस्टीट्यूशंस का असेसमेंट और एक्रेडिटेशन करती है। तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी कि हमारा मूल काम क्या है, नैक का मूल काम क्या है और संस्थानों के लिए किस तरह से रेलेवेंट है। तो क्योंकि आज यहाँ पर बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स भी उपस्थित हैं, तो सभी को अपना रोल इस पर्टिकुलर क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस और क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोसेस में जरूर जानने की जरूरत है। और तभी ये पूरा का पूरा संस्थान, आपका स्वयं का संस्थान और पूरा देश जो है क्वालिटी के एनहांसमेंट और क्वालिटी के सस्टेनेंस के दिशा में काम कर पाएगा। तो ये देखिए, नैक का विजन और मिशन स्टेटमेंट है। तो जैसा नैक का विजन और मिशन स्टेटमेंट से परिलक्षित होता है कि टू मेक द क्वालिटी डिफाइनिंग एलिमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस in India through a combination of self and external quality evaluation, promotion and sustenance initiative। तो हम ये यहाँ पर एम्फसाइज करते हैं कि हर एक संस्थान का अपना स्वयं का एक गोल हो, एक उद्देश्य हो, एक विजन और मिशन हो, और उस गोल को अटेन करने के लिए जो संस्थान जो है वो सतत इम्प्रूवमेंट की प्रक्रिया करता रहे। तो सतत इम्प्रूवमेंट या कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट कैसे आएगा? जब आप उस गोल को अच्छी तरह से समझ लें, जब आप उस गोल को अच्छी तरह समझ लें, आपके मिशन और विजन स्टेटमेंट को अच्छी तरह से देख लें कि क्या है हमारे संस्थान का विजन और मिशन स्टेटमेंट, और उसके अकॉर्डिंग उसमें जो है आपकी जो भी स्ट्रेंथ है, आपकी जो भी वीकनेसेस हैं, आपकी जो भी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए वहां पर लोकल रीजनल नीड्स के बेस पर, और जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, उसका एक लेखा जोखा आप तैयार कर लें कि हमारे संस्थान में ये प्रॉब्लम्स हैं और इन्हें हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है जिसमें आप अपने संस्थान का स्व मूल्यांकन करते हैं, खुद का सेल्फ असेसमेंट करते हैं, ये इंडिपेंडेंट प्रक्रिया है, ये नैक पर डिपेंडेंट नहीं है, ये आप स्वयं करते हैं। तो ये हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो मूल्यांकन प्रक्रिया है, वहां ये प्रक्रिया आपके स्वयं के इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम में जो है ये पूरी तरह से बसी हो, उसके द्वारा ये प्रक्रिया की जाए। समय समय के अंतराल पर हमारे आपके स्वयं के एकेडमिक परफॉर्मेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव परफॉर्मेंसेस का आप रिव्यू करें और अपने गोल को देखें कि हम कहाँ कहाँ पर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो इसके लिए नैक ये एम्फसाइज करता है कि संस्थानों के पास इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम हो, स्वयं का एक इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम हो। और IQAC सेल जिसको हम कहते हैं, साइकिल 2 के बाद ये IQAC सेल मैंडेटरी है, पर साइकिल 1 इंस्टीट्यूशंस जो भी हैं वो IQAS की बात कर सकते हैं, वो अपना एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिनका कि मेन उद्देश्य ये क्वालिटी की दिशा में काम करना होगा। तो सेल्फ इवैल्यूएशन एक्सटर्नल इवैल्यूएशन से कैसे लिंक किया जाए? आपने स्वयं के गोल, मिशन के अकॉर्डिंग आपने कुछ अपनी जो है प्लान ऑफ एक्शन बनाए, वो प्लान ऑफ एक्शंस के तहत आप जो भी प्रक्रिया कर रहे हैं उसको आपको एक्सटर्नल एजेंसी जो कि असेसमेंट और एक्रेडिटेशन के लिए आपका मूल्यांकन कर रही है उससे रिलेट करते आना चाहिए। तो एक्सटर्नल एजेंसी कौन है? नैक एक एक्सटर्नल बॉडी है जिसके खुद के
पैरामीटर्स खुद के एक मानक है और उन मानकों के अंदर आपकी जो स्वयं की प्रक्रिया है उसको आपको फिट करना है। किस तरह से आप जो भी प्रयास कर रहे हैं, किस तरह के आपकी प्रोसेसेस हैं, वो प्रोसेसेस एक्सटर्नल एजेंसी के पैरामीटर्स में कहाँ फिट होती हैं, कहाँ हम इनको दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं, ताकि वो जो है उस पर्टिकुलर पैरामीटर की डेफिनेशन को फुलफिल करे। तो इस तरह से इंटरनल और एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस मैकेनिज्म जो है वो आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। आप प्रयास अपने लेवल पे करते हैं और उसको जो है रिपोर्ट करते हैं एक्सटर्नल एजेंसी को, जिसके खुद के 7 पैरामीटर्स या 7 क्राइटेरिया हैं, उसके बेसिस पे वो आपका इवैल्यूएशन करता है और इवैल्यूएशन की प्रक्रिया में आपको एक सीजीपीए और ग्रेड दिया जाता है। जैसा मैंने बताया कि नैक एक एक्सटर्नल बॉडी है जो कि आपका मूल्यांकन करती है और हर 5 वर्ष में हम जो मूल्यांकन करते हैं उसको हम कहते हैं कि साइकिल। पहली बार यदि आप नैक के लिए आ रहे हैं तो उसे साइकिल 1 इंस्टीट्यूशन कहेंगे, यदि आप दूसरी बार आ रहे हैं तो साइकिल 2 इंस्टीट्यूशन कहेंगे। जो भी पहली बार प्रक्रिया होती है उसमें सीजीपीए और ग्रेड आपको दी जाती है। वो सीजीपीए ग्रेड 5 वर्षों के लिए वैलिड होती है और ये जो वैलिडिटी एक्सपायर होने वाली होती है उससे 6 महीने पहले हम एक्सपेक्ट करते हैं कि संस्थान दोबारा असेसमेंट और एक्रेडिटेशन प्रक्रिया के लिए अप्लाई करें, ताकि आपकी जो प्रोसेस है कंटिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट की वो बनी रहे। So, to make the quality the defining element of higher education institutions through combination of self and external, मैंने आपको बताया। इसके अलावा हम प्रमोशन और सस्टेनेंस इनिशिएटिव्स को भी बढ़ावा देते हैं। तो इसके तहत हम कई तरह की जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स, जो क्वालिटी से रिलेटेड थीम के सेमिनार जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको एनकरेज करते हैं और उसके लिए हम फंडिंग भी प्रोवाइड करते हैं IQAC सेल को। इस तरह के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने के लिए नैक की तरफ से सपोर्ट दिया जाता है। तो इस तरह से हम क्वालिटी को प्रमोट करते हैं और ये पूरा जो है हमारा, इससे मुझे लगता है आपको हमारा काम समझ में आ गया होगा। तो नैक का स्पेसिफिक वर्क जो है वो इस तरह का जो फ्रेमवर्क हमने बनाया है, ये फ्रेमवर्क कैसे बना, इसके लिए हमने किन किन को कंसल्ट किया। बेसिकली एक फ्रेमवर्क हमारा रहता है 7 क्राइटेरिया से मिलकर बना हुआ। वो फ्रेमवर्क को समय समय पर रिव्यू करते रहते हैं ताकि हमारे मैक्सिमम कवरेज सभी संस्थान उसमें जो है कवर हो पाए, चाहे वो रूरल कॉलेजेस हो, चाहे वो अर्बन कॉलेजेस हो, चाहे नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूशंस हो, सभी जो है सभी उसमें जो है प्रॉब्लम्स उसमें एड्रेस हो पाए, ये हमारी कोशिश रहती है। तो रिव्यू करते रहते हैं और फ्रेमवर्क को समय समय पर मॉडिफाई करते रहते हैं। तो अभी रिसेंट जो रिवीजन फ्रेमवर्क का हुआ है 2017 में हुआ है और जिसको हम रिवाइज्ड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क के नाम से जानते हैं। तो रिवाइज्ड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि मोस्टली डेटा पर बेस्ड, जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिविटी लाने की कोशिश की गई है और उसमें से सब्जेक्टिविटी मिनिमाइज करने की कोशिश की गई है। जैसा विजन स्टेटमेंट था, नैक का मिशन स्टेटमेंट देखिए, टू अरेंज फॉर पीरियोडिक असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन और यूनिट्स देयरऑफ, स्पेसिफिक एकेडमिक प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स। मतलब क्या है कि पीरियोडिक असेसमेंट 5 वर्षों के बाद हम हर पीरियड 5 साल की अवधि में हम असेसमेंट करते हैं और जो है यूनिट यहाँ पर जो हम कंसिडर करते हैं वो यूनिट जो होती है वो इंस्टीट्यूशन होता है, इंस्टीट्यूशन को एज ए यूनिट कंसिडर किया जाता है। प्रोग्राम एक्रेडिटेशन के लिए नैक नहीं अभी प्रोग्राम एक्रेडिटेशन कर रहा है, नैक सिर्फ संस्थानों का एक्रेडिटेशन करता है, इंस्टीट्यूशनल एक्रेडिटेशन करता है। दूसरा आप देखिए मिशन स्टेटमेंट, टू स्टिमुलेट द एकेडमिक एनवायरनमेंट। हमारा ये कोशिश रहती है कि जो भी एकेडमिक एनवायरनमेंट है वो चाहे वो टीचिंग लर्निंग से संबंधित हो, चाहे वो रिसर्च से रिलेटेड हो, इससे जो भी है वो इसका जो एकेडमिक एनवायरनमेंट है वो स्टिमुलेट करे। हमारी प्रोसेसेस, हमारे रिव्यू मैकेनिज्म में कहीं ना कहीं इस तरह का इंडिकेशन होता है कि आपको यहाँ पर इंप्रूवमेंट करना है, ये आपका जो है ये ऑब्जर्वेशन है पीयर टीम का। इस तरह का हमारा जो एनवायरनमेंट को प्रमोट करने की हमारी टेंडेंसी होती है। इसके अलावा टू एनकरेज सेल्फ इवैल्यूएशन, अकाउंटेबिलिटी, ऑटोनॉमी एंड इनोवेशन, ये सारे हमारे पैरामीटर्स में परिलक्षित होंगे, आप जब देखेंगे इसके पैरामीटर्स क्या हैं। इसके अलावा टू अंडरटेक दी क्वालिटी रिलेटेड रिसर्च स्टडीज, तो हम ये प्रमोट करते हैं कि जो भी क्वालिटी से रिलेटेड रिसर्च है वो हम कंडक्ट करते हैं स्टेट लेवल पर, अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स बनाते हैं, पॉलिसी मेकर्स को हम अपनी रिपोर्ट देते हैं कि ये वेरियस स्टेट्स की ये
है और परसेंटेज ऑफ अक्रेडिटेशन, इतने लोग आगे आए हैं, इनकी ये प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह का कम्युनिकेट हम जो है अलग अलग स्टेक होल्डर्स को अपने माध्यम से करते हैं। इसके अलावा हमारी कोशिश रहती है कि कोलैबोरेट करें हम, और इस कोलैबोरेशन के लिए हम कई क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी से ऑलरेडी कोलैबोरेटेड हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी और नेशनल लेवल पे भी, ताकि जो है उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारे फ्रेमवर्क में कहीं ना कहीं पर परिलक्षित हों। तो नैक की जो असेसमेंट और एक्रेडिटेशन की प्रक्रिया है, वो शुरुआत होती है कि कौन से संस्थान असेसमेंट और एक्रेडिटेशन के लिए आ सकते हैं। तो वो सभी संस्थान जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करें, वो सभी नैक के असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन के लिए आ सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? संस्थानों को, इंस्टीट्यूशन शुड हैव कंप्लीटेड 6 years of existence or 2 batches pass out, whichever is earlier. So this is the only requirement from NAC, and there is no mandatory requirement that you should have attained a permanent affiliation होना चाहिए, ऐसा कोई requirement नहीं है। 2F12 भी होना जरूरी, ऐसा कोई requirement नहीं है। सेल्फ फाइनेंसेस इंस्टीट्यूशन, कोई भी संस्थान जो कि डिग्री कोर्सेज ऑफर कर रहे हो और जिनका एग्जिस्टेंस कम से कम 6 वर्षों का हो, या फिर 2 ग्रेजुएट बैचेस पास आउट हो चुकी हो, यदि ये सेटिस्फाई होता है तो वो नैक के असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन के लिए आ सकते हैं। तो जब संस्थान असेसमेंट और एक्रेडिटेशन के लिए आना चाहते हैं तो उन्हें सारी रिक्वायरमेंट्स को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि असेसमेंट और एक्रेडिटेशन की प्रक्रिया की रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो रिक्वायरमेंट में देखिए हम एम्फसाइज करते हैं कि जो आपका पिछला 5 वर्षों का रिकॉर्ड हो वो आपके पास अवेलेबल हो। पिछले 5 वर्षों का रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, और ये रिकॉर्ड विद एविडेंस, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट्स आपको संभाल के रखना चाहिए। और क्योंकि ये जो नई रिवाइज्ड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क वाली जो मेथोडोलॉजी है, ये मेथोडोलॉजी मोस्टली डेटा ड्रिवन है। 70% इसमें जो है डेटा पर एम्फोसिस किया गया है, और उस डेटा के बेसिस पर आपकी ग्रेड डिसाइड होती है, और इस 70% को ही हम ऑब्जेक्टिव फ्रेमवर्क से लिंक कर रहे हैं। तो रिक्वायरमेंट यानी कि आपको पिछले 5 वर्षों का डाटा, डॉक्यूमेंट्स और उससे संबंधित जो भी मैनुअल्स हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आप कैसे जानेंगे कि क्या पैरामीटर्स हैं? तो मैनुअल्स आपको वेबसाइट पर देख लेना चाहिए, और साथ में इससे संबंधित जो भी गाइडलाइंस वेबसाइट में अवेलेबल है वो भी आपको देख लेना चाहिए। और साथ में एसोसिएटेड फीस, तो कॉलेज लेवल पर क्या फीस है, डिपार्टमेंट से कैसे ये लिंक की गई है, ये सारा फीस स्ट्रक्चर भी आपको जो है पहले से समझ लेना चाहिए, देख लेना चाहिए असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन में आने के पहले। इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध मिल जाएगी, देख लीजिए आप इसमें। और बताया कि वैलिडिटी ऑफ एक्रेडिटेशन जो है वो 5 वर्षों की होती है सामान्य स्थिति में, परंतु यदि संस्थान लगातार हाई परफॉर्मिंग संस्थान है, इंस्टीट्यूशन इज कंटिन्यूअसली परफॉर्मिंग एट ए हायर grade for 2 continuous cycle, then the validity will be extended for one more 7 years, 5 years to 7 years. So वैलिडिटी को का एक्सटेंशन तब होता है जब लगातार हाईएस्ट ग्रेड में पिछले 2 साइकिल्स में संस्थान परफॉर्म कर रहा है, और तीसरे साइकिल में भी उसे हाईएस्ट ग्रेड प्राप्त हुई है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उसकी वैलिडिटी 5 वर्षों से बढ़ाकर 7 वर्षों तक कर दी जाती है। इसके अलावा यदि कोई संस्थान एफिलिएटेड कॉलेज की स्टेटस से चेंज होकर ऑटोनॉमस कॉलेजेस में कन्वर्ट हुआ है, तो उस केस में भी हमारा जो वैलिडिटी क्लॉज है वो कहता है कि ऑटोनॉमस एज ए ऑटोनॉमस कॉलेजेस दे शुड हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट 5 years। तो उस केस में भी हमारा जो वैलिडिटी है एफिलिएटेड को जो ग्रांट की गई है वो बढ़ा के जब तक कि वो 5 वर्षों की कंप्लीट ना हो जाए ऑटोनॉमी की स्टेटस, तब तक वो जो है वैलिडिटी बढ़ा दी जाती है। तो ये मैं आप बता चुकी हूँ कि एलिजिबिलिटी क्या है, कंडीशन 6 years of existence एंड डाटा, डॉक्यूमेंट, इंफॉर्मेशन, गाइडलाइन, मैनुअल और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, ये सारी चीजें जो है हमारी वेबसाइट पर है असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन के लिए। सभी संस्थानों को पढ़ लेना चाहिए। इसके अलावा असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क ऑफ नैक के बारे में बताना चाहूंगी कि जो फ्रेमवर्क है ये क्राइटेरिया, की इंडिकेटर और मैट्रिक्स से मिलकर बना हुआ है। ये जो फ्रेमवर्क है ये मोस्टली डेटा ड्रिवन है। इसमें जो डेटा और इंफॉर्मेशन, जिसको हम जब हम डाटा कहते हैं तो डाटा जो है वो क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स हैं,
और जो डेटा के अलावा जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम क्वालिटेटिव पैरामीटर्स कहते हैं। क्वालिटेटिव पैरामीटर्स ज्यादातर आपके इंस्टीट्यूशन के प्रोसेसेस को मेजर करने की कोशिश करता है। तो जो भी इंफॉर्मेशन आप डाटा के फॉर्म में हमें देते हैं उसका इवैल्यूएशन थर्ड पार्टी एजेंसी करती है। जो भी इंफॉर्मेशन आप हमें प्रोसेस के बारे में क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन हमें देते हैं उसका इवैल्यूएशन पीयर टीम करती है। तो जो 30 और 70 का रेशो है उसमें से 70% वो सिस्टम इवैल्यूएट करता है और 30% है वो पीयर टीम इवैल्यूएट करती है। इसके अलावा जो पूरी प्रोसेस है असेसमेंट और एक्रेडिटेशन ये पूरी तरह से ऑटोमेटेड है, कंप्लीटली ऑटोमेटेड प्रोसेस है। इसमें सिस्टम या ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा आपको आवेदन करना होता है और आप पूरी जो भी स्टेप्स हैं वो सिस्टम ड्रिवन होती है। कम्युनिकेशन जो भी आपको मिलता है कम्युनिकेशन सिस्टम के द्वारा जनरेट होता है। यदि आपने एक स्टेज क्रॉस कर दी, जैसे कि कोई एसएसआर सबमिट कर दी, तो ऑटो जनरेटेड ईमेल आपको एसएसआर के लिए मिलता है कि आपने एसएसआर सबमिट कर दी है। जैसे ही आप प्री क्वालिफिकेशन पास करते हैं तो ऑटो जनरेटेड, तो जो भी कम्युनिकेशन यहाँ मिल रहा है वो सिस्टम जनरेटेड कम्युनिकेशन होता है। इसके अलावा ये जो पूरी प्रक्रिया है ये फिक्स्ड टाइमलाइन को फॉलो करती है। फिक्स्ड टाइमलाइन का मतलब ये है कि IIQA अप्लाई करने के बाद लगभग 15 दिनों के अंदर आपको जो है वो IIQA का अप्रूवल मिल जाता है और IIQA अप्रूवल की 45 दिनों के अंदर 45 डेज के अंदर आपको SSR सेल्फ स्टडी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। सो ये जो टाइमलाइन का फाउंडेशन है इसमें हमारा प्रयास ये रहा है कि जो कंप्लीट असेसमेंट और एक्रेडिटेशन का प्रोसेस है जब आप अप्लाई करते हैं और जब आप रिजल्ट डिक्लेरेशन एक्सपेक्ट करते हैं वो 3 से 4 महीनों के अंदर पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाए। तो फिक्स्ड टाइमलाइन है इसमें। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो NAAC में पहले नहीं था, ऑनलाइन स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे है, जिसको हम स्टूडेंट्स का सर्वे कंडक्ट करते हैं। NAAC स्वयं ये सर्वे कंडक्ट करता है, डाटा इंस्टीट्यूशन से लिया जाता है। सर्वे कंडक्ट करने के लिए जो भी डेटा है वो इंस्टीट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है और NAAC इस स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे को कंडक्ट करता है। फ्रेमवर्क की देखिए जैसा मैंने बताया कि फ्रेमवर्क NAAC का जो है अलग अलग स्कीम्स में अवेलेबल है। यदि आप यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 115 क्वेश्चंस हैं। अगर आप ऑटोनॉमस कॉलेजेस को बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 107 पैरामीटर्स हैं और यदि आप एफिलिएटेड कॉलेज या कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज को बिलोंग करते हैं तो यूजी के लिए 93 और पीजी के लिए 96 जो है क्वेश्चंस हैं। अब सभी स्कीम्स यानी आप देखेंगे कि ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस की स्कीम अलग अलग है। तो आपको अपनी स्कीम का चुनाव IIQA जब आप अप्लाई करते हैं तब आपको इस स्कीम का चुनाव करना होता है और ज्यादातर लोग कॉलेजेस को बिलोंग करते हैं तो कॉलेजेस के लिए ये यूजी और पीजी के लिए 7 क्राइटेरिया, 31 की इंडिकेटर, 35 क्वालिटेटिव मेट्रिक्स एंड 58 क्वांटिटेटिव मेट्रिक्स। तो टोटल जो है मेट्रिक्स मतलब क्वेश्चंस, टोटल जो क्वेश्चंस है वो 93 होते हैं। देखिए ये क्वालिटी इंडिकेटर फ्रेमवर्क का स्ट्रक्चर है। इस क्वालिटी इंडिकेटर फ्रेमवर्क में पहला जो क्राइटेरिया है वो करिकुलर एस्पेक्ट है। करिकुलर एस्पेक्ट के अंदर 4 की इंडिकेटर्स हैं और 2 क्वालिटेटिव मैट्रिक्स और 9 क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स है। दूसरा जो क्राइटेरिया है वो टीचिंग लर्निंग एंड इवैल्यूएशन है। इसमें 7 की इंडिकेटर्स हैं। इसके अंदर 6 क्वालिटेटिव मैट्रिक्स और 13 क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स है। क्राइटेरिया 3 रिसर्च एक्सटेंशन एंड इनोवेशन है। इसमें 7 की इंडिकेटर्स हैं और इसके जो क्वालिटेटिव क्वेश्चंस हैं वो 4 क्वालिटेटिव क्वेश्चंस और 25 क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस हैं। तो आपको क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस जो है उनका जवाब डेटा के फॉर्म में लास्ट 5 साल का डाटा भी मांगा जा सकता है, 1 साल का डाटा भी मांगा जा सकता है। तो जिस तरह का क्वेश्चन दिया गया है उस तरह का डेटा आपको क्वेश्चन में देना है। क्वालिटेटिव क्वेश्चंस जो है वो पैराग्राफ फॉर्म में आपको विद इन वर्ड लिमिट लिखना है। 500 वर्ड्स की लिमिट होती है, इसके अंदर आपको आंसर लिखना होता है और ये जो भी आंसर आप लिख रहे हैं इसको पीयर टीम से शेयर किया जाता है और वो जो शेयरिंग है उसके बेसिस पर ऑन साइट विजिट के दौरान उसका इवैल्यूएशन होता है और वो उसमें पीयर टीम जो है आपकी उसकी ग्रेड वहां पर देती है ऑन साइट इवैल्यूएशन के समय पर।
देखिए क्राइटेरिया 1 ये हालांकि यूनिवर्सिटीज के लिए है, ऑलमोस्ट सिमिलर जो है इसमें जो है कॉलेजेस के लिए भी है। क्राइटेरिया 1 करिकुलर एस्पेक्ट, इसमें सबसे पहला की इंडिकेटर है करिकुलम डिजाइन एंड डेवलपमेंट। तो यूनिवर्सिटी को डिजाइन करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो डिजाइन कर सकते हैं करिकुलम। हालांकि ये जो की इंडिकेटर है ये कॉलेजेस, एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए नहीं है, परंतु करिकुलम डिजाइन एंड डेवलपमेंट जो है वो ऑटोनॉमस कॉलेजेस में रहेगा। एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी भी जो है ये देखिए यहाँ पर सेकेंड की इंडिकेटर है। तो करिकुलम डिजाइन में आप किस तरह से डिजाइन करते हैं, क्या क्या क्रॉस कटिंग इश्यूज आपके डिजाइनिंग में है, वो सारे इश्यूज क्वेश्चंस उसमें अवेलेबल है। एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी में आप देखिए कि कहीं आप सीबीसीएस ऑफर करते हैं या नहीं, या आपके फ्लेक्सिबिलिटी में कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं या नहीं, इस तरह के क्वेश्चंस इसमें हैं। देखिए करिकुलम एनरिचमेंट में जो है हम एडिशनल कोर्सेज जो कि एम्प्लॉयबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से रखे गए हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आपको करिकुलम एनरिचमेंट में मिलेंगे, जैसे कि वैल्यू एडेड कोर्सेज और एड ऑन कोर्सेज। यदि आप संस्थान में इस तरह के कोर्सेज हैं जो कि करिकुलम को एनरिच कर रहे हैं, या फिर आपके फील्ड प्रोजेक्ट्स का कुछ आपने इसमें लिया हुआ है, वो इंटर्नशिप वाला जो एस्पेक्ट है वो इस तरह इसमें आएगा करिकुलम एनरिचमेंट में। फीडबैक सिस्टम में हम जो है वो बात करते हैं कि करिकुलम जो भी आपने डिजाइन किया है, उस करिकुलम को डिजाइन करते समय क्या करिकुलम से रिलेटेड कोई फीडबैक स्टूडेंट से लिया गया है, करिकुलम से रिलेटेड कोई फीडबैक एल्यूमिनाई से लिया गया है, अलग अलग स्टेक होल्डर से आपके करिकुलम के बारे में कोई फीडबैक लिया गया है या नहीं, वो इस पर्टिकुलर की इंडिकेटर में कवर होता है। क्राइटेरिया 2 टीचिंग लर्निंग एंड इवैल्यूएशन, जो कि कॉलेजेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है। इसका वेट कॉलेजेस में 350 है सबसे ज्यादा, हालांकि ये यूनिवर्सिटी इसलिए यहाँ पर वेटेज इसका कम है। तो यदि कॉलेज होगा तो यहाँ पर टोटल वेट जो है टीचिंग लर्निंग का 350 होगा। तो इसमें पहला की इंडिकेटर है स्टूडेंट एनरोलमेंट एंड प्रोफाइल। तो किस तरह के स्टूडेंट्स आपके कॉलेज में आए हैं, क्या हमारे एनरोलमेंट परसेंटेज है, एनरोलमेंट परसेंटेज के बारे में उनकी प्रोफाइल किस तरह से है, डाइवर्सिटी है या नहीं। वो डाइवर्सिटी सारी चीजें जो है SC ST के जो स्टूडेंट्स हम रोस्टर को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, कितना फील्ड रेशियो है, वो सारे जो क्वेश्चंस है वो इसमें आ रहा है स्टूडेंट एनरोलमेंट एंड प्रोफाइल में। दूसरा इंडिकेटर देखिए कैटरिंग टू स्टूडेंट डाइवर्सिटी। तो आपके यहाँ क्योंकि अलग अलग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, तो उन बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए कोई मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है या नहीं। जैसे कि आप स्लो लर्नर और फास्ट लर्नर को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, उनके लिए कोई स्पेसिफिक मैकेनिज्म आप फॉलो कर रहे हैं ताकि जो उनकी डाइवर्सिटी है उसको कैप्चर कर पाए। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको स्टूडेंट डाइवर्सिटी में दिखेंगे। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, किस तरह की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आप फॉलो करते हैं। कहीं आप ये जो आपकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग, पार्टिसिपेटरी लर्निंग, इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी, इस तरह की जो प्रोसेसेस हैं इनको कहीं फॉलो करते हैं या नहीं। इसके अलावा टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस में क्या मोड ऑफ टीचिंग आप यूज कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा हम प्रमोट आजकल, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पूरा जो सिस्टम है वो हमारा ऑनलाइन की तरफ देख रहा है बड़ी उम्मीद से। तो अब देखिए आने वाला समय ऐसा है कि टीचिंग लर्निंग में भी इसको बढ़ावा दिया जाएगा कि सभी की सभी टीचर्स जो है वो ICT इनेबल्ड टूल्स का यूज कर रहे हों, और कितना कंटेंट इसमें डेवलप किया गया है। तो ये सारी चीजें जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में वो सभी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। टीचर प्रोफाइल एंड क्वालिटी, किस तरह के टीचर्स आपके संस्थान में हैं, कितने PhD टीचर्स हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनकी क्वालिटी कैसी है। तो एवरेज एक्सपीरियंस वगैरह ये सारा जो टीचर की प्रोफाइल यहाँ पर हम कैप्चर करते हैं। कितने टीचर्स आपके गाइड्स हैं, रिसर्च गाइड्स हैं, वो सारा चीज जो है ये इस 2.4 की इंडिकेटर्स में जो है क्लियर लिया जाता है। इसके बाद इवैल्यूएशन प्रोसेस एंड रिफॉर्म्स, यदि ये यूनिवर्सिटी है तो इवैल्यूएशन प्रोसेस अलग होगी, लेकिन यदि वो कॉलेज है तो हम यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट की बात करते हैं कि आपने इंटरनल असेसमेंट जो किया है उसने एकेडमिक कैलेंडर को फॉलो किया है या नहीं, टाइमली उसका जो है इवैल्यूएशन हुआ है या नहीं, और उससे रिलेटेड यदि कोई ग्रीवेंसेस हैं तो उनको एड्रेस किया है या नहीं। तो इस तरह की चीजें जो है ये इवैल्यूएशन प्रोसेस एंड रिफॉर्म्स में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं। स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड लर्निंग आउटकम्स, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका जो भी करिकुलम है वो लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम हो, उसके कुछ लर्निंग आउटकम्स हो। हालांकि कॉलेजेस कई बार हमसे ये पूछते हैं कि लर्निंग आउटकम्स या प्रोग्राम
आउटकम्स हम लोग नहीं बना सकते क्योंकि ये यूनिवर्सिटी द्वारा दिया जाता है। तो यूनिवर्सिटी बना रही होगी, परंतु यदि कोई टीचर इसे बना रहा है, क्योंकि NAAC इसको प्रमोट करता है, क्योंकि आने वाले समय में लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम होने वाला है, यूनिवर्सिटी में आगे ना पीछे कहीं ना कहीं जुड़ेगा। तो ये एक्सपेक्टेड है कि टीचर हर एक करिकुलम के लिए कुछ लर्निंग आउटकम्स आइडेंटिफाई करे और उसके अटेनमेंट की मेथोडोलॉजीज के बारे में सोचे। तो टीचर किस तरह से अटेन कर रहे हैं आप लर्निंग आउटकम्स, और टीचर उससे अवेयर है या नहीं। तो हमारे मैनुअल में इसकी डेफिनेशन दी गई है कि कोई प्रोग्राम क्या है, उस प्रोग्राम में जो कोर्सेज हैं उसमें कोर्सेज से रिलेटेड आउटकम क्या है, वो एग्जाम्पल के लिए के तौर में हमारे जो NAAC के मैनुअल में प्रोग्राम आउटकम्स, कोर्स आउटकम्स और प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स, इसके बारे में पूरा एग्जाम्पल दिया गया है। यदि यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं है तो टीचर अपने लेवल पे इसको डिफाइन करे और इसकी दिशा में काम करना शुरू करे। इसके अलावा स्टूडेंट परफॉर्मेंस में हम ये मेजर करते हैं कि आपके स्टूडेंट्स किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, उसका जो एवरेज पास परसेंटेज कितना है, और फिर हायर लर्निंग की तरफ वो जा रहे हैं या नहीं, हायर एजुकेशन की तरफ वो जा रहे हैं या नहीं। तो स्टूडेंट परफॉर्मेंस इसमें यहाँ पर इस तरह से हम मेजर करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे, जिसके बारे में बाद में चर्चा करूंगी, ये ऑनलाइन सर्वे NAAC लेता है। इसमें जितने भी इंस्टीट्यूशन, जितने भी स्टूडेंट्स ऑन रोल्स आपके इंस्टीट्यूशन में हैं, उन सभी स्टूडेंट्स का डाटा में उनका जो है मोबाइल नंबर, उनका ईमेल आईडी, उनका एनरोलमेंट आईडी, उनका जो प्रोग्राम का डिटेल, कौन से प्रोग्राम में पढ़ रहे हैं, वो सारा डेटा हम आपसे ले लेते हैं और उन स्टूडेंट्स को जो है सर्वे के लिए लिंक भेजा जाता है NAAC की तरफ से, और स्टूडेंट्स उस सर्वे के थ्रू कॉलेज का फीडबैक देते हैं। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में स्पेसिफिक एम्फेसिस यहाँ दिया जाता है कि किस तरह की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आपके यहाँ पर फॉलो हो रही है, उससे रिलेटेड फीडबैक जो है स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे में कवर की जाती है। थर्ड क्राइटेरिया रिसर्च, इनोवेशन और एक्सटेंशन से रिलेटेड है। कॉलेजेस के लिए इसका वेटेज कम है, 150 है, लेकिन क्योंकि ये यूनिवर्सिटी की स्कीम है इसलिए ज्यादा दिख रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें देखिए सबसे पहला की इंडिकेटर है प्रमोशन ऑफ रिसर्च फैसिलिटी। आपके यहाँ पर आपके संस्थान इंस्टीट्यूशन में किस तरह की फैसिलिटीज हैं, उन फैसिलिटीज को आप किस तरह से अपग्रेड कर रहे हैं, उनका मेंटेनेंस प्रॉपर है या नहीं है। तो ये जो है प्रमोशन ऑफ रिसर्च फैसिलिटी, हालांकि कॉलेजेस में नहीं है, यूनिवर्सिटीज में ये रहता है कि आप किस तरह की फैसिलिटी, उसका के लिए कितना एक्सपेंडिचर आपने मेंटेनेंस वगैरह में इसके किया है। दूसरा है रिसर्च मोबिलाइजेशन फॉर रिसर्च। रिसोर्स मोबिलाइजेशन फॉर रिसर्च में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि किस तरह की ग्रांट्स आपको बाहर से मिल रही है। तो वो ग्रांट्स गवर्नमेंट से मिल सकती है, वो ग्रांट्स नॉन गवर्नमेंट सोर्सेज से आपको मिल सकती है, उसको किस तरह से आप मोबिलाइज कर रहे हैं, वो सारी चीजें जो है, कितने टीचर्स आपकी ग्रांट रिसीव कर रहे हैं और कितने डिपार्टमेंट्स आपकी ग्रांट रिसीव कर रहे हैं, वो सारा क्वेश्चंस इसके अंदर रहते हैं। इनोवेशन इकोसिस्टम में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि IPR से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है, इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना है या नहीं, किस इनोवेशन की तरफ आपने कोई काम किया है या नहीं, कोई IPR से रिलेटेड वर्कशॉप्स कंडक्ट किए हैं या नहीं, वो सारे जो पार्ट है वो इसमें रहते हैं। हालांकि यूजी कॉलेजेस में जो इनोवेशन इकोसिस्टम है इसकी हम बात नहीं करते, ये जो है ऑटोनॉमस कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के लिए होता है। इसके बाद रिसर्च पब्लिकेशन एंड अवार्ड्स। रिसर्च पब्लिकेशन और अवार्ड्स जो है वो फैकल्टी के पब्लिकेशंस के बारे में बात करता है। तो यहाँ पर किस तरह के फैकल्टी पब्लिकेशंस को हम प्रमोट करते हैं, जो UGC की जो केयर लिस्ट है उसको हम प्रमोट करते हैं। तो सभी टीचर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सारे जो अपने पब्लिकेशंस हैं वो लिस्टेड जर्नल्स में, उसमें ABCD कैटेगरीज के जर्नल्स हैं जो कि साइंस और ह्यूमैनिटीज और लैंग्वेजेस सभी चीजों को कवर करते हैं, तो वहां पर वो अपने जो है पब्लिकेशन करें। इसके अलावा पब्लिकेशन कॉन्फ्रेंसेस में भी हो सकते हैं, बुक चैप्टर्स में भी हो सकते हैं, बुक्स भी पब्लिश की जा सकती हैं, तो वो सभी जो है इसमें हम यहाँ पर लेते हैं। और यदि कोई फैकल्टी मेंबर कोई अवार्ड रिसीव कर रहा है, कोई रिकॉग्निशन रिसीव कर रहा है, तो वो चीजें भी इसमें कवर होती हैं। इसके बाद कंसल्टेंसी। देखिए कंसल्टेंसी में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जो इंस्टीट्यूशन है वो कंसल्टेंसी से कोई रिसोर्सेस जनरेट हुए हैं या नहीं, कोई फंड्स जनरेट हुए हैं या नहीं है, और आपने कंसल्टेंसी करने के लिए कितना अमाउंट स्पेंड किया है, इसमें कंसल्टेंसी की फैसिलिटीज को जनरेट करने के लिए कितना स्पेंडिंग है। हालांकि ये यूनिवर्सिटीज के लिए एप्लीकेबल है।
एक्सटेंशन एक्टिविटी देखिए, एक्सटेंशन सभी को मालूम है, कोई नई विषय नहीं है। जैसा कि सभी जानते हैं कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जब हम उसके गोल्स को देखते हैं तो उनका 3 मुख्य काम होते हैं। 3 major roles we expect from a higher education institution. First is teaching, second is research, and third is the extension. So what is the kind of societal work and how it is related to your curriculum, वो हम यहाँ पर लेते हैं। तो एक्सटेंशन में सारे एनसीसी, एनएसएस और से रिलेटेड एक्टिविटीज, इसके अलावा कुछ आउटरीच प्रोग्राम भी आप कर सकते हैं, जिसमें आप आउटरीच से रिलेटेड क्लीनिंग ऑफ रिवर्स और सम विलेज काइंड ऑफ अपलिफ्टमेंट, कुछ आप प्रॉब्लम्स लोकली आइडेंटिफाई करके वहां पर आप कुछ काम कर सकते हैं, जिसमें आप जो है इसमें ला सकते हैं। इसके अलावा कोलैबोरेशन देखिए, आप कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। हर एक संस्थान को, इंस्टीट्यूशन को पॉसिबली अलग दूसरे संस्थानों के साथ कोलैबोरेट होने की कोशिश करनी चाहिए, और कोलैबोरेशन रिसर्च में भी हो सकता है, कोलैबोरेशन किसी भी और एकेडमिक पर्पसेस के लिए भी हो सकता है। तो कोलैबोरेशन वाले जितने भी क्वेश्चंस है, जिसमें कि आप टीचर्स आपस में कोलैबोरेट करके कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, या IQAC सेल्स कोलैबोरेट होकर कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं, बड़े लेवल का प्रोग्राम हो रहा है, या फिर कोलैबोरेशन में आप रिसर्च भी कंडक्ट कर सकते हैं, एक्सचेंजेस कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें MOU साइन कर सकते हैं, वो सारी चीजें इसमें कोलैबोरेशन में आती है। क्राइटेरिया 4 जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और लर्निंग रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर और लर्निंग रिसोर्सेज में किस तरह की फैसिलिटीज आपके संस्थान में है। फिजिकल फैसिलिटीज में क्लासरूम्स आ सकते हैं, आप कल्चरल के लिए किस तरह की फैसिलिटीज हैं, एक्टिविटीज स्पोर्ट्स के लिए किस तरह की फैसिलिटीज हैं, वो सारी चीजें जो है इसमें आ सकती हैं। इसके अलावा लाइब्रेरी एज ए लर्निंग रिसोर्स, तो लाइब्रेरी का यूसेज हम यहाँ पर एम्फसाइज करते हैं, कितने लोगों ने लाइब्रेरी यूज की, उनका लॉग भी हम यहाँ पर देखते हैं, और क्या स्पेंडिंग हुई है लाइब्रेरी के बुक्स परचेज करने के लिए, किस तरह के सब्सक्रिप्शंस अवेलेबल हैं, वो सब चीजें इसमें हम देखते हैं। और ऑटोमेटेड लाइब्रेरी को भी हम एम्फसाइज करते हैं कि लाइब्रेरी जो है आपकी ज्यादातर ऑटोमेटेड हो, कैटलॉग ऑनलाइन हो, और उसमें सॉफ्टवेयर, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर जो सोल वगैरह है, वो आप जो है इसमें इसको लिंक करें। इसके अलावा IT इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत एम्फोसिस है। देखिए आने वाले समय में ऐसा होगा कि IT इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मेजर कंपोनेंट बन जाएगा, क्योंकि जो अभी प्रेजेंट हमारी लर्निंग है, उससे हमें ये लगता है कि हमारा बैंडविड्थ बहुत मैटर करने वाला है, सिस्टम्स पे हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज्यादा मैटर करने वाला है। तो इसमें स्पेसिफिकली जो किस तरह के कंप्यूटर टीच स्टूडेंट रेशियो, बैंडविड्थ कंपोनेंट, वो सारी चीजें जो है यहाँ पर कैप्चर की गई है। लेक्चर बनाने के लिए कोई मीडिया सेंटर है क्या, तो इस तरह की चीजें यहाँ पर कवर की गई हैं। इसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, कितना स्पेंडिंग आप मेंटेनेंस में खर्च करते हैं, वो इस तरह के क्वेश्चंस में दिए गए हैं। क्राइटेरिया 5 जो है वो स्टूडेंट सपोर्ट और प्रोग्रेशन के बारे में बात कर रहा है। स्टूडेंट्स को किस तरह से आप सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सपोर्ट किसी भी तरह का हो सकता है, उनकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, उनके ग्रीवेंसेस को सॉल्व करने से रिलेटेड हो सकता है, उनके लिए स्पेसिफिक एफर्ट, जैसे कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आपने कुछ बनाया, स्किल के लिए कुछ आपने बनाया, या कुछ लैंग्वेज एनहांसमेंट लैब बनाए, वो सब हो सकता है इसमें। स्टूडेंट प्रोग्रेशन में स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन की तरफ किस तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें इसमें आएंगी। स्टूडेंट पार्टिसिपेशन एक्टिविटीज, तो पार्टिसिपेशन में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो आपकी जो मेजर स्टैट्यूटरी कमिटीज हैं उनमें उनका पार्टिसिपेशन हो, जो भी आपकी एकेडमिक रिलेटेड मैटर्स हैं उसमें भी उनका फीडबैक लिया जाए। स्टूडेंट्स को कल्चरल एक्टिविटीज में किस तरह से आपने मोटिवेट किया, उनको किस तरह से अवार्ड मिले हर एक कल्चरल और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, क्या पार्टिसिपेशन यूनिवर्सिटी लेवल पे रहा स्टूडेंट्स का, ये सारी चीजें जो है इसमें हम कैप्चर करते हैं। इसके अलावा फिर एलिमनाई एंगेजमेंट की बात करते हैं। इसमें एलिमनाई हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हर एक इंस्टीट्यूशन का एक एलिमनाई सेल हो, और उस एलिमनाई सेल का कंट्रीब्यूशन वहां पर दिखे। ये कंट्रीब्यूशन मॉनेटरी के अलावा भी और कुछ भी हो सकता है, एकेडमिक पर्पसेस के लिए आपने उनको बुलाया हो, आपके संस्थान में आपके इंस्टीट्यूशंस को मोटिवेट करने के लिए, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए वो स्टूडेंट्स कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऑनलाइन कोई लेक्चर ले रहे हैं, वो सारी चीजें भी हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं। इसके अलावा क्राइटेरिया 6 जो है गवर्नेंस, लीडरशिप और मैनेजमेंट है। इसमें हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इंस्टीट्यूशन का विजन और लीडरशिप किस तरह की है, वेदर लीडरशिप इज रिफ्लेक्टिव ऑफ पार्टिसिपेटरी लर्निंग अप्रोच, डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच है या नहीं है,
और गवर्नेंस इफेक्टिव है या नहीं, प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ वर्क हुआ है या नहीं, तो वो सारा मैनेजमेंट के जो एस्पेक्ट है वो यहाँ पर मेजर किए जाते हैं। इसके अलावा हम स्ट्रैटेजिक प्लान की भी बात करते हैं कि 5 साल का प्रोस्पेक्टिव प्लान क्या है, उसके अटेनमेंट के लिए क्या क्या आपने जो है प्रयास किए हैं, वो सारी चीजें जो है और ये यहाँ पर कैप्चर की जाती हैं। फिर फैकल्टी एम्पावरमेंट स्ट्रैटेजीज में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कितने फैकल्टी को आपने जो है प्रमोट किया है, प्रमोशन किस तरह का आपने उनको कोई फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में जाने के लिए कुछ मॉनिटरी सपोर्ट प्रोवाइड किया है, कितने लोग गए, उनको क्या सपोर्ट दिया गया, उनको कोई लीव्स की आपने प्रोविजन दिया, वो सारी चीजें जो है फैकल्टी एम्पावरमेंट में जो है आएंगी। और उनके लिए यदि कोई स्पेसिफिक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किया वो भी यहाँ पर कैप्चर होगा। इसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जो अपने इंस्टीट्यूशन है वो इंस्टीट्यूशन में ऑडिट रेगुलरली एनुअली करें, एनुअल ऑडिट रिपोर्ट यहाँ पर मांगी जाती है। तो ऑडिट करना, उसका मैनेजमेंट करना, उसमें ऑटोमेशन है या नहीं, गवर्नेंस में फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में ऑटोमेशन है या नहीं, वो सारी चीजें जो है वो यहाँ पर कैप्चर होती है। इसके अलावा IQAC सिस्टम को हम बढ़ावा देते हैं और IQAC सेल की स्थापना से रिलेटेड उसमें कितनी मीटिंग हुई, उसके मिनट्स प्रॉपर्ली हुए या नहीं, किस तरह के रेजोल्यूशन लिए गए, वो सारा चीजें जो है इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम में कैप्चर होती है। क्राइटेरिया 7 जो है इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, इसमें आपके जितने भी प्रमोशनल एक्टिविटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड, जैसे कि ग्रीन ऑडिट, एनर्जी ऑडिट, किस तरह की फैसिलिटी दिव्यांगजन के लिए आपने प्रोवाइड की है, कोड ऑफ एथिक्स फॉलो हो रहा है या नहीं, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए किस तरह की प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की गई हैं, और इसके अलावा जो है बहुत सारी चीजें जो कि सोशल कनेक्ट को इंडिकेट करती है वो यहाँ पर आपसे पूछी गई है। इसके अलावा हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिसेस संस्थान जो है वो अपने आइडेंटिफाई करें। तो यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। बेस्ट प्रैक्टिसेस वो प्रैक्टिसेस हैं जिसको अडॉप्ट करने के बाद आपकी प्रोसेसेस में इंप्रूवमेंट आया हो, तो ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस को आप यहाँ पर इंडिकेट करेंगे। इसका एक फॉर्मेट NAAC प्रोवाइड करता है, उस फॉर्मेट में आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस कर देनी होती है और उसका इवैल्यूएशन जो है वो पीयर टीम मेंबर्स के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल डिस्टिंक्टिवनेस ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, इसको भी हम मेजर करते हैं। इंस्टीट्यूशनल डिस्टिंक्टिवनेस में हम ये देखते हैं कि इंस्टीट्यूशन बाकी संस्थानों से किस तरह से अपने आप को डिस्टिंग्विश कर पा रहा है, क्या डिफरेंस है। तो ये देखिए बहुत ही ये सेल्फ स्टडी रिपोर्ट बनाना है, यानी इन 7 क्राइटेरियाज में अपने आप को प्रेजेंट करना है और ये एक इनोवेटिव काम है, अपने आप में स्वयं के लिए एक इनोवेटिव काम है। आप जो प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर रहे हैं वो इनमें से कहाँ फिट हो रही है, ये आपको ही आइडेंटिफाई करना है। तो इसीलिए जो NAAC के पैरामीटर्स हैं, क्वालिटी के एस्पेक्ट्स हैं, उनको आपको बहुत ध्यान से, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ते हुए और इन सभी पैरामीटर्स में उनका आंसर देने की कोशिश करनी है। असेसमेंट और एक्रेडिटेशन की प्रक्रिया में आपको बहुत ही क्विकली बताना चाहूंगी कि असेसमेंट और एक्रेडिटेशन जैसा मैंने बताया कि ऑनलाइन प्रोसेस है जो कि रजिस्ट्रेशन से शुरू होती है। संस्थानों को रजिस्टर करना होता है सिस्टम में, उस रजिस्ट्रेशन से उनको एक पोर्टल अलॉट कर दिया जाता है और वो पोर्टल के माध्यम से अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के लिए उनको एक ईमेल आईडी की जरूरत होती है। आईशिन पोर्टल में उनका जो डाटा अपलोडेड है उसके लिए जो सर्टिफिकेट उन्हें मिला है उसकी जरूरत होती है, एक ईमेल, एक मोबाइल नंबर, इंस्टीट्यूशन का नेम जो कि बाद में चेंज नहीं हो सकता, इंस्टीट्यूशन का नेम वो यहाँ पर उनको देना होता है। तो रजिस्ट्रेशन के बाद उनको एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाता है जिससे उनको एक पोर्टल मिल जाता है जहां पर वो सारी एप्लीकेशंस वहां पर सबमिट कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन कभी भी किया जा सकता है, आज भी आप चाहें तो रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद यदि आपने सोच लिया कि आपको असेसमेंट और एक्रेडिटेशन प्रक्रिया के लिए आना है तो आपको सारी रिक्वायरमेंट्स को अच्छी तरह से समझ लेना है। आपकी सेल्फ स्टडी रिपोर्ट पहले से ही ड्राफ्ट रूप में तैयार कर लेनी है और उसके बाद आपको IAQA को सबमिट करना है। तो IAQA एक ऑनलाइन फॉर्म है जिसके अंदर आपके इंस्टीट्यूशन की प्रोफाइल कैप्चर की जाती है कि आप किस तरह के प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं, वो प्रोग्राम्स किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। यदि आप कोई प्रोफेशनल प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं तो उनका रिकॉग्निशन किस स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी अथॉरिटी से है, वो सारे प्रोफाइल कैप्चरिंग यहाँ पर। यदि आप कोई स्पेसिफिक टाइप के इंस्टीट्यूशन जैसे कि हेल्थ साइंस इंस्टीट्यूशन, जैसे कि
टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो वो भी यहाँ पर कैप्चर किया जाता है। तो IAQA एक ऑनलाइन कंप्लायंस फॉर्म है जिसमें आपको रीसेंट डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं, उनका वेरिफिकेशन NAC करता है, वेरिफिकेशन के बाद इसका अप्रूवल आपको मिल जाता है। तो ये जो सबमिशन से अप्रूवल की प्रक्रिया है ये लगभग 15 दिनों के अंदर कंप्लीट हो जाती है। तो 15 दिन में अगर सभी चीजें, सारे दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स आपने सही तरह से सबमिट किए हैं NAC को, within 15 days your IAQA will be completed. So after IAQA's approval from NAC, you are allowed to move to the submission of self study report, जिसका ड्राफ्ट आप ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं। तो ड्राफ्ट आप तैयार कर चुके हैं। SSR जो है, सेल्फ स्टडी रिपोर्ट, एक ऑनलाइन फॉर्म है जिसमें 7 जो क्राइटेरिया थे हमारे, उन 7 क्राइटेरिया में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस में आपको डाटा देना है, डाटा के साथ कुछ इंफॉर्मेशन आपको टेम्पलेट्स में सबमिट करनी है और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको यहाँ पर अटैच करने हैं पोर्टल में। और फिर आपको 45 दिनों के अंदर ये पूरा जो क्वेश्चंस है, 193 के यूजी कॉलेज के केस में 93 है क्वेश्चंस, सभी का जवाब आपको देना है। 5 साल का डेटा होगा, 1 ईयर का डेटा होगा, क्वालिटेटिव 500 वर्ड लिमिट के क्वेश्चंस होंगे, वो सारा आपको SSR में दिखेगा। जब SSR आप सबमिट कर देते हैं 45 डेज के अंदर, तो उस SSR का इवैल्यूएशन होता है। तो SSR सबमिशन से पहले आपसे SSR की फीस की डिमांड की जाती है। तो देखिए फीस के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी, आपको फीस कब कब जमा करनी है। तो रजिस्ट्रेशन के बाद कोई फीस जमा नहीं करनी। IAQA, क्योंकि आपने सोच लिया कि असेसमेंट एक्रेडिटेशन के लिए आना है, तो एक यहाँ पर आपको IAQA की एक फीस जमा करनी होती है जो लगभग 29,500 रुपए होती है। वो आपको यहाँ पर 29,000 रुपीज, 500 रुपीज आपको यहाँ सबमिट करने होते हैं इस फॉर्म के साथ में। फिर SSR सबमिशन के समय पर आपको 50% जो फीस है वो जमा करनी होती है, 50% ऑफ SSR फीस वो जमा करनी होती है। तो फीस सबमिट करने के बाद में आपका SSR का इवैल्यूएशन होता है। ये इवैल्यूएशन देखिए SSR में 70% डाटा है और 30% जो है वो क्वालिटेटिव क्वेश्चंस हैं। तो जो 70% डाटा है उसका इवैल्यूएशन जो है थर्ड पार्टी एजेंसी करती है, DVV एजेंसी जिसको हम कहते हैं, डेटा वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन एजेंसी। ये 70% का इवैल्यूएशन करके आपका डेटा कंफर्म करती है कि आपने जो डेटा दिया है वो सही है या फिर इसमें कुछ मिसमैच आ रहा है। तो ये कंफर्म करती है आपका डेटा को। जब ये उनकी तरफ से कंफर्मेशन मिल जाता है, यानी वो इवैल्यूएशन उनकी तरफ से हो गया, तो हमारा एक प्री क्वालिफिकेशन का क्लॉज है वो इन्वोक हो जाता है। तो प्री क्वालिफिकेशन में हम क्या चेक करते हैं कि आपने जो 70% डाटा दिया था उसमें आपको जो स्कोर मिला है वो स्कोर कम से कम 25% होना चाहिए, 25% होना चाहिए, तब आप प्री क्वालिफिकेशन क्वालिफाइड कहलाते हैं या पास कहलाते हैं। यदि आपका स्कोर 25% नहीं से कम है, 25% से कम है, तो आप प्री क्वालिफिकेशन फेल्ड इंस्टीट्यूशन हो जाते हैं और आपको असेसमेंट और एक्रेडिटेशन की प्रक्रिया दोबारा IAQA से शुरू करनी पड़ती है। तो प्री क्वालिफिकेशन यदि आपने पास कर लिया तो आपकी पीयर टीम विजिट मैनेजमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाता है। इस पीयर टीम विजिट मैनेजमेंट में आपको पीयर टीम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मांगी जाती है। There is a disturbance. In March 2019, Krasnoyarsk hosted the Winter Universiade, an international multi-sport event. म्यूट करें आप, जिसने अपना माइक म्यूट करे प्लीज। सभी पार्टिसिपेंट अपना माइक म्यूट करें। तो पीयर टीम विजिट मैनेजमेंट, प्री क्वालिफिकेशन के बाद पीयर टीम विजिट मैनेजमेंट की प्रोसेस होती है। तो इसमें हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम इसमें आपसे बची हुई 50% फीस की डिमांड करते हैं। इसके अलावा आपको लॉजिस्टिक्स फी का पेमेंट करना होता है और आपके इंस्टीट्यूशन के पास यदि कोई नियरेस्ट होटल जो है, अच्छी गुड क्वालिटी के जो भी होटल्स हैं, उनकी डिटेल्स हम मांगते हैं। यानी हम आपसे मेरा म्यूट है ना, लॉजिस्टिक फी ले लेते हैं और डिटेल ले लेते हैं कि आपके यहाँ पर नियरेस्ट होटल्स अच्छे क्वालिटी के कौन कौन से हैं, और इसके अलावा आप पीयर टीम विजिट की डेट क्या चाहते हैं, कौन सी डेट्स पर आप पीयर टीम विजिट को शेड्यूल करवाना चाहते हैं, वो विजिट शेड्यूल डेट हम आपसे ले लेते हैं।
ये सारी इंफॉर्मेशन पोर्टल में ली जाती है और फिर उसके बाद जो मैनेजमेंट है उसका अरेंजमेंट, होटल का अरेंजमेंट, जो भी बुकिंग है, टिकट्स बुकिंग है, वो NAC करता है आपके द्वारा जो फी दी गई है उससे। तो आपको इसमें कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं करना होता, आपको ट्रांजैक्शन जो है सिर्फ NAC को पे करना होता है। NAC जो है अपने ट्रैवल एजेंट के थ्रू ये सर्विस प्रोवाइड करता है बुकिंग्स का, टिकट बुकिंग्स का, होटल बुकिंग्स का। सो विजिट मैनेजमेंट प्रोसेस होने के बाद आपकी डेट्स डिसाइड हो जाती हैं पीयर टीम विजिट की। उन डेट्स पर पीयर टीम मेंबर्स आपके कॉलेज का विजिट करते हैं और उस कॉलेज विजिट में वहां पर वो आपकी असेसमेंट करते हैं, आपकी जो क्वालिटेटिव पैरामीटर 30% बचे हुए पैरामीटर्स हैं उनका असेसमेंट करते हैं और उसमें जो है वो स्कोरिंग देते हैं। तो वहां पर जो भी स्कोर आप की वहां पर मिलती है, और जो एक स्कोर यहाँ पर जनरेट हो गई 70%, क्वांटिटेटिव स्कोर जनरेट हो गया जब आपका डीवीवी ने इवैल्यूएशन कर लिया, और क्वालिटेटिव का असेसमेंट कहाँ हुआ, जब आपकी पीयर टीम विजिट हो गई। ये दोनों स्कोर्स का कॉम्बिनेशन जो है वो आपका ग्रेड जनरेट करता है, और इस ग्रेड से जो है आप ग्रेड जनरेट होने के बाद जो है आपको ये आपके पोर्टल में दिखाई देने लगता है। कब दिखाई देता है, जब NAC इसको डिक्लेयर करता है। तो डिक्लेरेशन का प्रोसेस भी NAC पोर्टल के माध्यम से करता है। पोर्टल से आपका जो है रिजल्ट डिक्लेयर होता है, स्टैंडिंग कमेटी रिजल्ट्स वेबसाइट पर भी हम अपनी अपलोड करते हैं, और साथ में आपके पोर्टल में भी ग्रेड यहाँ पर दिखने लग जाती है। यदि आप ग्रेड से सेटिस्फाइड होते हैं तो आप जो है अगले साल, एक साल के बाद अगले साल आप AQAR पोस्ट एक्रेडिटेशन इनिशिएटिव एनुअल क्वालिटी एश्योरेंस रिपोर्ट सबमिट करते हैं। यदि ग्रेड से आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप जो है अपील के लिए आ सकते हैं। आप 1 महीने के अंदर में जो विदिन 45 डेज आपको अपील अप्लाई करनी होती है। 15 दिनों के अंदर इंटेंट फॉर अपील, और बचे हुए 30 डेज में आपको पूरा उसका प्रोफार्मा जो है पोर्टल में सबमिट करना होता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस होती है। और यदि आप ग्रेड से सेटिस्फाइड नहीं है, मान लीजिए आपको लगता है सेटिस्फाइड है मगर आप इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो एक रीअसेसमेंट का प्रावधान भी NAC के पास है। यानी 1 साल पूरे होने के बाद और 3 साल पूरे होने से पहले आप रीअसेसमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यदि आप सेटिस्फाइड हैं तो अगले 5 वर्षों तक वो वैलिड रहती है, और हर वर्ष आपको जो है AQAR सबमिट करनी होती है। देखिए, इसमें 2 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉन रिस्पॉन्स NAC जो है वो नॉन रिस्पॉन्स को इंटेंट फॉर विड्रॉल कंसिडर करता है। तो मान लीजिए जो भी इवैल्यूएशन हो रहा है, इवैल्यूएशन IIQA में जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिए उसका इवैल्यूएशन होता है, SSR में जो डाटा आपने दिया उसका इवैल्यूएशन होता है। तो इवैल्यूएशन क्योंकि पोर्टल से होता है, पोर्टल में क्वेरी भेजी जाती है, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप पोर्टल को लगातार चेक करते रहें फ्रीक्वेंट इंटरवल पर। यदि आपने वो मिस कर दिया टाइमलाइन, जैसे कि इसका इवैल्यूएशन DVV एजेंसी करती है, DVV एक फिक्स प्रोसेस टाइमलाइन फॉलो करती है। यदि आपने क्वेरीज का आंसर टाइमली नहीं दिया तो उस समय हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि जो है आप जो है प्रोसेस में आगे नहीं बढ़ना चाहते, और अटेम्प्ट टू विड्रॉल वाले केस को हम कंसिडर कर लेते हैं, और वहां पर उसको नॉन कंप्लायंस कंसिडर करके आपकी एप्लीकेशन वहीं खत्म हो जाती है और दोबारा आपको असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन के लिए आना पड़ता है। यानी पॉइंट ये है कि जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटेड है, सारी क्वेरीज पोर्टल के माध्यम से हो रही हैं। प्रोसेस टाइमलाइंस को आपको समझना बहुत जरूरी है। एक्सटेंशन जनरली नॉर्मल केसेस में ग्रांट नहीं किया जाता। एक्सटेंशन स्पेसिफिक कंडीशन, जैसे कि वहां पर फ्लड आ गया है, या कोरोना वाली कोविड सिचुएशन जनरेट हो गई है, या कोई पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो, तब एक्सटेंशन को एंटरटेन किया जाता है, अदरवाइज एक्सटेंशन ग्रांट नहीं किया जाता। तो ऐसे में आपको टाइमलाइंस का बहुत ध्यान रखना है, और साथ के पोर्टल को रेगुलर इंटरवल पर चेक करते जाना है। तो ये पूरी असेसमेंट और एक्रेडिटेशन की प्रक्रिया है। और 1-2 क्वेश्चंस मैंने एग्जांपल के तौर पे लिए हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ प्रोग्राम्स इन विच CBCS इज इम्प्लीमेंटेड। ये एक क्वेश्चन है जिसकी की सब क्वेश्चंस देख सकते हैं आप। सब क्वेश्चंस में देखिए, नंबर ऑफ प्रोग्राम्स इन विच CBCS इज implemented and total number of programs. So ये 2 रेशो से हम CBCS लेते हैं, number of programs in which the CBCS implemented upon total number of programs into 100। इसमें हम कुछ additional information आपसे मांगते हैं, minutes of relevant academic bodies BOS meetings,
एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा टेम्पलेट में आपको डेटा देना होता है और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन यदि आपको है तो वहां पर आपको प्रोवाइड करनी थी। तो ये कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली पोर्टल में हो जाता है, आपको सिर्फ यहाँ पर इंफॉर्मेशन देनी होती है, नंबर ऑफ प्रोग्राम्स इन विच CBCS इज इम्प्लीमेंटेड एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोग्राम्स। तो इससे जो है वो ऑटो कैलकुलेट कर लेता है पोर्टल और परसेंटेज वहां आपको दिखने लग जाता है। इसी तरह से क्वालिटेटिव क्वेश्चन किस तरह के देखिए, द इंस्टीट्यूशन असेसेस द लर्निंग लेवल्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेस द स्पेशल प्रोग्राम्स फॉर एडवांस्ड लर्नर्स एंड स्लो लर्नर्स। आपको मैकेनिज्म यहाँ पर इंडिकेट करनी है कि किस तरह से आप स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, स्लो लर्नर, फास्ट लर्नर को, और कोई स्पेशल मेजर आप ले रहे हैं तो वो मेजर को आपको विद इन 500 वर्ड लिमिट में यहाँ पर लिखना होता है। ये देखिए 5 ईयर डेटा का क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है। क्वेश्चन है द एवरेज परसेंटेज ऑफ फुल टाइम टीचर्स विद PhD, DM, MSET एंड DNB सुपर स्पेशलिटी DSc D.Lit ड्यूरिंग द लास्ट 5 years। तो ड्यूरिंग लास्ट 5 years हम आपसे डाटा लेते हैं, नंबर ऑफ फुल टाइम टीचर्स विद PhD ड्यूरिंग लास्ट 5 years एंड टोटल नंबर ऑफ फुल टाइम टीचर्स। इन दोनों के रेशो से ईयर वाइज 2013-14 का एक डेटा ले लिया जिसमें नंबर ऑफ फुल टाइम टीचर्स कितने आपके इस समय कितने थे, टोटल में से इतने थे, इस समय इस साल में टोटल में से इतने हैं, इस साल में टोटल में से इतने हैं। तो ये आपका जो है डाटा 5 साल इस क्वेश्चन के लिए और इस क्वेश्चन का ले लेते हैं, पोर्टल खुद ही कैलकुलेट कर लेता है ये परसेंटेज। तो ईयरली वो कैलकुलेट कर लेगा परसेंटेज, और ईयरली कैलकुलेशन का जो एवरेज है वो कैलकुलेट हो जाएगा, वो भी पोर्टल के द्वारा हो जाएगा। सिर्फ आपको डेटा यहाँ पर देना है जहाँ पर बॉक्सेस हैं, आपसे नंबर्स मांग रहे हैं, कितने PhD हैं, कितने 2013-14 में कितने PhD, 14-15 में कितने, 15-16 में कितने, 16-17 में। इस तरह से आपको डेटा देना है, टोटल नंबर ऑफ फैकल्टी मेंबर देना है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट 5 ईयर डेटा क्वेश्चंस। तो इसके बाद इवैल्यूएशन कैसे हो रहा है। अब जैसे मैंने बताया कि डाटा पर 70% डाटा आपसे लिया जा रहा है, फ्रेमवर्क में 70% पैरामीटर जो है वो डेटा बेस्ड है। वो डेटा बेस्ड क्वेश्चंस की स्कोर में किस तरह से कन्वर्ट करना है। स्कोर जो यहाँ हम दे रहे हैं वो 0 से 4 तक की स्केल रेंज में दे रहे हैं। सबसे कम स्कोर 0 होगा, सबसे ज्यादा स्कोर 4 होगा। और यहाँ पर हमने रेंजेस, हर एक क्वांटिटेटिव क्वेश्चन में रेंजेस डिफाइन करके रखी है। तो जैसे कि एक क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ वैल्यू एडेड कोर्सेज फॉर इम्पार्टिंग ट्रांसफरेबल एंड लाइफ स्किल। किसी इंस्टीट्यूशन में ये नंबर रहेगा, वो नंबर को स्केल डाउन करेंगे हम। इंस्टीट्यूशन यदि कहता है कि आप हमारे कॉलेज में इतने वैल्यू एडेड 3 वैल्यू एडेड कोर्सेज हैं, तो 3 इसमें से किस रेंज में फिट हो रहा है, वो 3 इस रेंज में आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ। तो रेंज को हम बेंचमार्क रेंजेस कर रहे हैं जो कि कोडेड है, हर एक क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस के साथ बेंचमार्क रेंजेस कोडेड है। जो भी वैल्यू यहाँ एंटर करेंगे वो रेंजेस के हिसाब से स्कोर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल यदि हमने इसकी कोडिंग इस तरह से की हुई है, मान लीजिए हमारे हिसाब से, नैक के हिसाब से 2 जो है वो 0 है, कम से कम 2 वैल्यू एडेड कोर्सेज है तो वो 0, तो लेस देन 2 को हमने कहा 0, 2 से 5 को हमने कहा 1, 5 से 10 को हमने कहा 2 और 10 से 12 को हमने कहा 3। तो आपका जो डाटा है अगर वो 3 है तो आपका वो किस रेंज में आ रहा है, 3 इस रेंज में आ रहा है, तो आपको स्कोर 1 मिल जाएगा। सो इस तरह से हर एक क्वांटिटेटिव क्वेश्चन के लिए बेंचमार्क रेंजेस डिफाइंड है, कोडेड है कंप्यूटर में। जो भी डाटा आप देंगे वो स्कोर में रेंज के हिसाब से कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो बेंचमार्क रेंजेस हैं, ये बेंचमार्क रेंजेस एक्सपर्ट ओपिनियन से कोड की गई है, प्रोग्राम की गई है और सिस्टम में है। तो जैसा बताया मैंने कि ग्रेड जो जनरेट होती है वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का कॉम्बिनेशन होता है, जो भी ग्रेडिंग मिली है। ये बात कर चुके हैं इसके बारे में, दोबारा आ गया। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस की स्टेप्स देखिए। सबसे पहले फॉर्म होता है, इसके अंदर आपको एक्रेडिटेशन इंफॉर्मेशन देनी होती है कि आप साइकिल पहली बार आ रहे हैं या आप पहले आ चुके हैं। तो साइकिल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, यदि आप साइकिल 2 है तो आप कहेंगे कि हम दूसरी बार आ रहे हैं, और तो दूसरी बार आ रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपसे पूछेगा कि आपकी CGPA और ग्रेड क्या थी, तो वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देनी है। जब वो इंफॉर्मेशन आप दे देते हैं उसके बाद आपसे ईमेल आईडी पूछा जाता है
आपसे मोबाइल नंबर पूछा जाता है, आपके इंस्टीट्यूशन का नाम पूछा जाता है और आपका आईशे कोड पूछा जाता है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में देनी होती है, वो आप फिल करके सबमिट करते हैं। उसको मैन्युअली हमारे डेटाबेस में से चेक किया जाता है, वेरिफिकेशन होता है उसको, और उसके बाद आपको एक्टिव करने का, लॉगिन एक्टिव करने का जो है लिंक दिया जाता है, और उससे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड, उस लिंक को अगर आप क्लिक करते हैं तो यूजर आईडी और पासवर्ड मिलता है, जिससे आप HEI पोर्टल को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है, आप ऑलरेडी आईशे में डेटा सबमिट कर रहे हैं, आप सभी लोग जो है यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा IIQA से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन क्या है, ये हमारे प्रोफाइल के बारे में बात करता है, इंस्टीट्यूशनल इंफॉर्मेशन फॉर क्वालिटी एश्योरेंस। इसमें प्रोग्राम कोर्सेज के बारे में, टीचर के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। स्कीम क्या है SSR की, आप ऑटोनॉमस कॉलेज है, एफिलिएटेड कॉलेज है, या आप हेल्थ साइंस इंस्टीट्यूशन है, वो सारे स्कीम आपसे यहाँ पूछी जाती है। उसका वैलिडेशन NAAC के द्वारा किया जाता है, और उसमें हम रिसेंट एफिलिएशन सर्टिफिकेट मांगते हैं कि यदि आप कोई प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन का रीसेंट सर्टिफिकेट सबमिट करिए। और यहाँ पर हमारी ये उम्मीद रहती है कि वो जो सर्टिफिकेट है, यदि वो वर्नाक्युलर लैंग्वेज में है तो उसका ट्रांसलेटेड वर्जन हमें आप प्रोवाइड करें। इसके बाद इंफॉर्मेशन जो है वो जो भी आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन देते हैं वो SSR का भी पार्ट बन जाता है। तो यहाँ पर इसलिए जो भी इंफॉर्मेशन आप देते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चेंज नहीं हो पाती, तो यहाँ पर आपको बहुत केयरफुली इंफॉर्मेशन देनी होती है। और जब ये अप्रूव कर दिया जाता है IIQA, तो सेल्फ स्टडी रिपोर्ट जो है वो आपकी खुल जाती है, और यहाँ पर आप सेल्फ स्टडी रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं बताऊंगी IIQA, क्योंकि शायद ऑडियंस उस तरह की नहीं है जो कि बिल्कुल IQAC के लिए डेडिकेटेड हो। तो इसके बाद अलावा सेल्फ SSR की जो रिक्वायरमेंट, SSR में क्या क्या समझना जरूरी है, SSR में जो क्वेश्चंस हैं जिसको हम मैट्रिक कहते हैं उसको समझना जरूरी है। इसके अलावा डाटा सबमिट करना, जो भी डाटा आप सबमिट कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्या क्या है, उसका वेट क्या है, उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज हुआ है, और उसको किस तरह से अरेंज करना है, उसको किस तरह से मैनेज करना है वो। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स, हर एक क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव डेटा को डॉक्यूमेंट्स से सपोर्ट करने की उम्मीद की जाती है। मान लीजिए आपके 5 फैकल्टी मेंबर्स को अवार्ड मिला है, वो 5 डॉक्यूमेंट हम यहाँ एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। इसके अलावा इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम जो कि बहुत ही डाइवर्स सिस्टम है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने नॉन एप्लीकेबल मैट्रिक का प्रोविजन यहाँ पर दिया हुआ है। तो जो भी इंस्टीट्यूशन यहाँ पर नॉन एप्लीकेबल मैट्रिक्स आप चूज कर सकते हैं, वो नॉन एप्लीकेबल मैट्रिक्स जो है वो आपकी SSR में से हटा दिए जाते हैं और उनका इवैल्यूएशन नहीं होता। तो नॉन एप्लीकेबल मैट्रिक्स का प्रोविजन जो है क्राइटेरिया 3, 4, 5 और 6 में है। इनमें से मैक्सिमम 10 वेट का क्वेश्चन आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं, जिसको आपको SSR में इवैल्यूएशन से वो रिमूव कर दिया जाता है। इसके अलावा आपसे ये उम्मीद की जाती है कि NAAC के मैनुअल और गाइडलाइंस को आप अच्छी तरह से पढ़ लें, और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को आप अच्छी तरह से पढ़ लें। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है एक डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट को NAAC ने बनाया है, NAAC ने एक्सपर्ट कमिटीज की हेल्प से इस डॉक्यूमेंट को बनाया है, और इसको हमने डेटा वैलिडेशन और वेरिफिकेशन एजेंसीज को शेयर किया हुआ है, और ताकि जो इवैल्यूएशन उनके द्वारा किया जाए, जैसे कि मान लीजिए कोई फैकल्टी मेंबर BOS यूनिवर्सिटी लेवल का बोर्ड ऑफ स्टडीज का मेंबर है, तो उस फैकल्टी मेंबर्स को हर साल एक काउंट करना है, या ब्लॉक 5 साल के पीरियड के लिए केवल एक ही बार काउंट करना है। इस तरह की कुछ गाइडलाइन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में हमने दी हुई है हर एक क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग। ये आपको गाइडलाइंस को पढ़ना है, क्योंकि ये वो मेथड है जिससे DVV एजेंसी आपका इवैल्यूएशन कर रही है, तो आपको उसके हिसाब से आपका डाटा SSR में प्रेजेंट करना है। सो SSR के कंपोनेंट्स हैं, अलग अलग सेक्शंस हैं। इसमें प्रोफाइल होती है, एक्सटेंडेड प्रोफाइल होती है, QIF होती है, एग्जीक्यूटिव समरी होती है, और नॉन एप्लीकेबल मैट्रिक और पेमेंट, ये इसके अलग अलग पार्ट है। तो उसके बारे में ज्यादा डिटेल हम जब ये डिटेल वर्कशॉप होगी NAAC से रिलेटेड तब बात करेंगे। स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे के बारे में बताना चाहूंगी कि स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे एक ऑनलाइन सर्वे है, जिसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 1 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं ज्यादातर टीचिंग लर्निंग, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, इसके बारे में बात कर रहे हैं। किस तरह का मोटिवेशन आप प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, किस तरह का मैकेनिज्म टीचिंग लर्निंग के लिए आप अडॉप्ट कर रहे हैं, वो सारा फीडबैक स्टूडेंट से पूछा जाता है।
इसमें बेंचमार्क हमने डिसाइड कर रखा है। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके स्टूडेंट्स का 10% रिस्पॉन्स नैक को कम से कम मिले। जितना भी IIQA में आपने नंबर दिया है, स्टूडेंट्स ऑन रोल्स दिया हुआ है, उसका 10% स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि वो रिस्पॉन्ड करे। 10% और 100, 10% और 100 विच एवर इज लेस। यदि इतना नंबर रिस्पॉन्स नहीं मिलता हमें, तो उसकी काउंटिंग, स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे का जो है काउंटिंग जो है वो मेट्रिक 2.7.1 में इंस्टीट्यूशन को 0 स्कोर दिया जाता है। ये कॉलेजेस के लिए। अगर यूनिवर्सिटी है तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि रिस्पॉन्स का रेट 10% ऑफ द पॉपुलेशन और 500 विच एवर इज लेस। तो इन दोनों में से जो भी कम हो वो हम एक्सपेक्ट करते हैं। यदि रिस्पॉन्स इससे कम मिलता है तो हम जो है स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे में स्कोर 0 अलॉट कर देते हैं। जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर 20 ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें स्टूडेंट फ्री होते हैं इंस्टीट्यूशन के बारे में लिखने के लिए। तो वो इंस्टीट्यूशन के बारे में जो भी लिखते हैं वो कंपाइल्ड रिपोर्ट पीयर टीम मेंबर्स के साथ में शेयर की जाती है, और ताकि उनको एक ओवरऑल व्यू मिल जाता, स्टूडेंट का फीडबैक का व्यू मिल जाता है, जिसको देख के वो ऑन साइट वेरीफाई कर सकते हैं। ये पूरा स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे का प्रोसेस है। तो रैंडमली सिलेक्ट किए जाते हैं पोर्टल में स्टूडेंट्स, उनको लिंक भेजी जाती है, और जब तक कि 10% ना हो जाए ये लिंक भेजी जाती है। ये जो स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे है ये कम से कम 1 महीने का समय लेते हैं, और ये डीवीवी प्रोसेस के पैरेलल होती है। पीयर टीम विजिट मैनेजमेंट देखिए, विजिट मैनेजमेंट में आपको 3 डेट सिलेक्ट करनी होती है। असेसर के लिए भी एक पोर्टल है जिसमें वहां पर वो अपनी अवेलेबिलिटी मार्क करते हैं। सारे असेसर का प्रोफाइल हमारे पास होता है। प्रोफाइल में हम उनका फील्ड स्पेशलाइजेशन, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन कैप्चर करते हैं, और पोर्टल से हम जो भी आपके इंस्टीट्यूशन का स्पेशलाइजेशन है वो स्पेशलाइजेशन को जो एक्सपर्ट है उसके स्पेशलाइजेशन से मैच करके जो है पीयर टीम सेलेक्ट करते हैं, और वही मेंबर कमेटी जो है आपके इंस्टीट्यूशन की विजिट करती है। और वो विजिट के दौरान आपका जो है पूरा का पूरा ट्रैवल और लॉजिस्टिक अरेंजमेंट और ये सारा पोर्टल के माध्यम से नैक में ही होता है। और उसके बाद जो है वो ऑनलाइन स्कोर सबमिट करती है। विजिट के दौरान जो भी स्कोरिंग होती है वो भी स्कोर उनको पीयर टीम विजिट के दौरान ही ऑनलाइन देना होता है। अब क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर IQAC सेल को बिलोंग करते हैं, तो मैं उनके बारे में बताना चाहूंगी कि एक IQAC सेल का जो प्रमोशन है वो नैक करता है। लगभग 7000 प्लस IQAC सेल्स की स्थापना इंडिया में की जा चुकी है, और उसका एक डिफाइंड स्ट्रक्चर हम प्रोवाइड करते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। स्ट्रक्चर और गाइडलाइंस हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। और इस IQAC सेल का पर्पस मेनली ये होता है कि क्वालिटी रिलेटेड जितने भी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स हैं वो इस सेल के माध्यम से किए जाएं, चाहे वो सेमिनार्स हो, चाहे वो कॉन्फ्रेंसेस हो, चाहे वो डेटा कलेक्शन हो, चाहे वो और भी किसी तरह की एक्टिविटीज हो। तो ये IQAC सेल उसमें काफी एक्टिव होना चाहिए, और उसकी स्पेसिफिक गाइडलाइंस आप देख सकते हैं। अब इसको हम नैक सपोर्ट करता है, सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ प्रोवाइडिंग ग्रांट फॉर कंडक्टिंग सेमिनार्स रिलेटेड टू क्वालिटी इंप्रूवमेंट। इसके अलावा यूजीसी की तरफ से भी एक सीड मनी प्रोवाइड करने का प्रोविजन है, तो वहां पर भी आप इसको देख सकते हैं। IQAC सेल को कुछ अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा देखिए क्वालिटी रिलेटेड एस्पेक्ट्स का डीलिंग हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से रहे, फीडबैक कलेक्शन यहाँ से हो, प्रोग्राम्स का रिव्यू करें, एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू इसके माध्यम से हो, और साथ में कोलैबोरेशन करें ये IQAC सेल आसपास के नेबरिंग रीजन के साथ में एक्टिव रहे। ये सब हमारा जो है एक्सपेक्टेशन रहता है। और जितने भी सस्टेनेंस और एनहेंसमेंट मेजर्स हैं वो इस सेल के माध्यम से हो। स्ट्रक्चर देखिए, इसमें एक चेयरपर्सन होता है, जनरली वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है। कुछ सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स इसमें एक्सपेक्ट करते हैं। 3 to 8 टीचर्स हम एक्सपेक्ट करते हैं। एक मेंबर मैनेजमेंट का एक्सपेक्ट करते हैं, एक मेंबर ईच फ्रॉम स्टूडेंट, सोसाइटी और एलुमनाई, और एक मेंबर फ्रॉम एम्प्लॉयर, इंडस्ट्री, और एक सीनियर मेंबर जो कि IQAC कोऑर्डिनेटर या डायरेक्टर की तरह काम करे, जो कि मेन एक्टिव रोल प्ले करता है, वो यहाँ पर रहे। अब हम यहाँ पर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी मेंबर्स यहाँ पर हों उन वो डाइवर्स बैकग्राउंड के हों, और उन सभी मेंबर्स ने इंटीग्रिटी, रिस्पेक्ट और एक्सीलेंस अपने अपने फील्ड्स में अचीव किया हो, और साथ में वो बहुत ही कमिटेड हो
कमिटमेंट के साथ काम करें और ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि IQAC का जो भी मेंबर्स टीम है और जो भी कोऑर्डिनेटर है वो कम से कम 2 से 3 सालों की अवधि के बाद दोबारा अपने आप को चेंज करता रहे ताकि नए आइडियाज और फ्रेश थिंकिंग यहाँ पर आती रहे। देखिए फंक्शंस के बारे में मैं बता चुकी हूँ कि डेटा कंपाइलेशन इसका मेन काम है और उसका मैनेजमेंट क्या है। इसके लिए आप कई तरह के कार्य किए जाते हैं जैसे कि MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जो है वो इंस्टीट्यूशंस में अवेलेबल है जो कि डेटा ना सिर्फ NAAC की प्रोसेस के लिए बल्कि और दूसरी प्रोसेसेस जैसे कि एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट हो गया या फिर NIRF में पार्टिसिपेशन हो गया या फिर कहीं और पर पार्टिसिपेशन हो गया, वो सारी चीजें जो है यहाँ पर डेटा कंपाइलेशन और मैनेजमेंट मेन काम यहाँ पर एक्सपेक्ट की जाती है। इसके अलावा रिव्यू, जैसा मैंने पहले बताया, रिव्यू करते रहना अपनी प्रोसेस को, गैप आइडेंटिफाई करना, कहाँ पर रिसोर्सेज को अलोकेट किया जा सके। और ये जो सेल है इसकी रिपोर्टिंग हम एक्सपेक्ट करते हैं कि डायरेक्ट जो है वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को हो, ताकि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन डायरेक्ट इसके टच में हो और जहां पर भी कमियां हैं उसको डायरेक्ट फैसिलिटेट कर पाए, ये हमारी उम्मीद रहती है। और इसके अलावा हम ये उम्मीद करते हैं कि ये रेगुलर इंटरवल पर सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, FTPs ऑर्गेनाइज करते रहे और पॉसिबिलिटीज, कोलैबोरेशन की पॉसिबिलिटीज आपस में एक दूसरे के थ्रू देखते रहे। So ये दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। यदि आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरीज हैं तो मैं आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। यू आर वेलकम। सो थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट लिसनिंग। हेलो हेलो यस हेलो, हाँ बना दी मैम, सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? हाँ सुन रहे हैं आप हाँ। पूछिए। आप सबको नमस्कार। मैम ने बहुत इंफॉर्मेटिव लेक्चर दिया, हम लोगों के लिए बड़ा ज्ञानवर्धक था। बहुत बहुत धन्यवाद मैम को। और मैं ये जानना चाहती हूँ मैम कि जो अवार्ड्स के बारे में NAAC में दिया हुआ है उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कि क्या जो NGOs वगैरह अवार्ड देते हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे कि नहीं आएंगे? देखिए अवार्ड्स की डेफिनेशन जब ना मैट्रिक में आप देखिए, अवार्ड्स रिसीविंग फ्रॉम नेशनल एंड इंटरनेशनल ऐसा लिखा हुआ है। और इसके अलावा हमने इसमें SOP में भी इसके बारे में मेंशन किया है। तो उस डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए अवार्ड्स को आप जो है ले सकते हैं, वो डेफिनेशन और साथ में SOP को ध्यान में रखते हुए वो ले सकते हैं। ओके मैम। और मैम एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन ये है कि जैसे हम फीडबैक लेते हैं किसी भी प्रोग्राम को हम कराते हैं, जैसे मैं लीगल एड क्लिनिक इंचार्ज हूँ अपने कॉलेज में, तो मैंने प्रोग्राम कराया, तो कई बार ऐसा होता है कि हम गांव में जाते हैं तो फीडबैक लेना पॉसिबल उनसे नहीं हो पाता है बताने के बाद भी, तो हम जो इंस्टीट्यूशन का हेड है उससे ले लेते हैं फीडबैक। तो दैट इज सफिशिएंट कि हर एक का होना ही चाहिए जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है? देखिए ऐसा है कि बहुत ही क्रिस्प गाइडलाइन देना संभव नहीं, क्योंकि इतना डाइवर्सिटी है सिस्टम्स में, प्रोग्राम्स के जो लेवल्स हैं वो बहुत ही डाइवर्स हैं। तो इतना क्रिस्प आपको ये बताया कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, आप इसीलिए यहाँ पर इनोवेशन की बात हम करते हैं। मान लीजिए आप अपना बेस्ट कोशिश कीजिए अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, आपने अपना काम किया, आपने उस डेफिनेशन को फॉलो किया, फीडबैक लेना है मतलब आप ले रहे हैं, पर आप वो किससे ले रहे हैं, तो आपकी रीच में जो जो पॉसिबिलिटीज आप पूरी प्रयास कीजिए कि उन सभी से आप ले सकें। इसमें हम NAAC एज ए क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी बहुत ही बाउंड्रीज यदि फिक्स कर देगा कि आपको इसी से लेना है, तो अगला कॉलेज फिर हमसे कहेगा कि जो है आपने तो इसमें ऐसा कह दिया तो हम तो ये नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको एड्रेस करना पड़ता है। आप अपनी तरफ से डेफिनेशन फॉलो करते हुए मैक्सिमम कोशिश कीजिए, जितना संभव हो सके आप लीजिए और उसे प्रेजेंट करिए। ओके मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और किसी की क्वेरीज अगर कोई हो तो पूछ सकते हैं अभी। वर्चसा मैम, वर्चसा। हाँ जी मैम। हाँ जी आप, हाँ मैम को आगे की कार्रवाई आप करें। थैंक यू मैम, आपने हमें NAAC के मुख्य पहलुओं से अवगत कराया है और आपने बताया कि NAAC यह संस्थान गुणवत्ता के स्तर को समझने के लिए महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों या अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों जैसे उच्चतर शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन तथा प्रत्यायन की व्यवस्था करता है।
थैंक यू मैम। अब मैं अपनी प्रिंसिपल मैम को इनवाइट करती हूँ कि वे आए और हमें आगे के लिए मार्गदर्शन करें। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर प्रतिभा सिंह जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत डिटेल्ड में बहुत अच्छा समझाया कि किस तरह कॉलेजेस को, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को नेक के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। और मैम ने बिल्कुल बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया और मुझे लगता है कि अब इसलिए क्वेरीज बहुत ज़्यादा नहीं आई हैं क्योंकि आपने इतनी माइन्यूशिया डिटेल्स लेकर आपने एग्जाम्पल्स के साथ, साइटेशंस के साथ इसको एक्सप्लेन कर दिया है। और फिर भी यदि कोई बात होगी, यदि कोई आगे कोई क्वेरी होगी तो फिर मैम हम आपको फिर से परेशान करेंगे और आपसे कहेंगे कि अब हमें डिटेल्ड आप थोड़ा सा एक लेक्चर और दे दीजिए। और जैसा कि नेक से मैं भी 2010 से जुड़ी हुई हूँ। जब मैं रघुनाथ गर्ल्स पीजी कॉलेज में थी तो मैं 2010 से ही नेक पीयर टीम की कोऑर्डिनेटर और कमेटी मेंबर रही हूँ नेक पीयर टीम की। और 2011 से 2012 से 15 तक मैं जनरल काउंसिल की मेंबर भी रही हूँ नेक में। और जब बिल का डिस्कशन होता था तब भी आई वाज इनवाइटेड ओवर देयर। तो बहुत अच्छा मुझे एक्सपीरियंस इस तरीके से मिला है। और मैं ये भी चाहती थी कि हमारी जो शिक्षिका हैं, जो फैकल्टी हैं, वो अच्छे से इस चीज़ को समझ लें। तो इससे बेहतर चीज़ क्या हो सकती है कि नेक के ही जो डेप्यूटी एडवाइज़र हैं प्रतिभा जी, वो आज हमारे साथ थी और बहुत अच्छे से उन्होंने हमें गाइड किया, समझाया। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने मैनेजमेंट कमेटी और अपने सभी शिक्षिकाओं की ओर से आपको धन्यवाद देती हूँ। और आगे के लिए भी आपको चाहती हूँ कि आप हमसे जुड़ें और जो भी हमारी डिफिकल्टी हो। वैसे एक प्रश्न तो मैं भी पूछना चाहती हूँ कि लास्ट ईयर हमने क्या कहते हैं, हमने IIQA भर रहे थे, तो अब जब हमने आईसी भरा तो हमारा वो पासवर्ड और मेल आईडी वो चेंज हो गया और उससे अब क्या हो रहा है, नेक का जो पोर्टल है वो नहीं खुल रहा है हमारे कॉलेज के नाम से। नेक हेल्प डेस्क को एक ईमेल लिख दीजिए कि हमारा आईडी पासवर्ड जो है वो मिस हो गया है और ये थोड़ा अलग तरह का इशू होता है और इसमें डेटाबेस में चेंज फैच करके देना पड़ता है। तो जब मैं अपने स्टाफ से कह रही थी, मैंने कहा कि आप इसको इस तरह से कर लो, तो कह रहे थे अभी मेरे पास एक फोन आया कि आप मैम से ही पूछ लीजिए। तो मैंने कहा नहीं, वो तो खैर हम लोग इस तरह से हेल्प डेस्क पे जाकर कर सकते हैं, पर क्योंकि आप अब आज हमारे साथ हैं तो हमें लगा कि आप इससे बात की जाए। तो बहुत अच्छा सेशन रहा आज ये, और मैं मानती हूँ कि बहुत ज्ञानवर्धक भी था। और क्वालिटी एनहांसमेंट के लिए जैसे कि टीचर्स को सेमिनार्स करने चाहिए, टीचर्स को पब्लिकेशन करना चाहिए, टीचर्स को ICT टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, टीचर्स को इंटरेक्शन करना चाहिए, हमारी एलुमनी को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो ये सब दीज आर ऑल क्वालिटी पैरामीटर्स कि किस तरह हमारा कॉलेज जो है क्वालिटी पे वर्क करता है और कैसे आगे बढ़ता है। तो इसी के साथ ही आज का ये सेशन बहुत अच्छा रहा और मैं एक बार फिर से सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार। थैंक यू मैम। सभी जितने भी हमारे प्रतिभागी हैं, हमारी विशेष अतिथि हमारी मैम और जितने भी प्रतिभागी हैं, सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि उन्होंने समय दिया। और हम अब अगले सेशन में जो हमारा 5 बजे से शुरू होगा, अगले सेशन में हम दोबारा मिलेंगे। सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू मैम। नमस्ते।